हेलो गाइस, आपका स्वागत है एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं सुरेश कुमार आधुनिक भारत का इतिहास की श्रृंखला लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। हम चल रहे थे भारत का संवैधानिक विकास की ओर। तो भारत के संवैधानिक विकास में हमने इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इससे पहले हमने रिलेक्टिंग एक्ट तथा पिट्स इंडिया एक्ट का एक वीडियो बनाया है, उसे आप लोग देख लेना। फिर हमने सन 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1813 ईस्वी में दूसरा चार्टर एक्ट आया, उसका एक वीडियो अपलोड किया है। तो जो चार्टर एक्ट आए थे ये 20 वर्ष के लिए होते थे, आप सब लोगों को ज्ञात होगा। इससे पहले अगर नहीं देखा वीडियो तो अवश्य देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में जाकर। और अन्य वीडियो जो हम नवीन लोड करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य दबाना। हम चलते हैं आज चार्टर एक्ट 1833 की ओर। तो आप जानते थे चार्टर एक्ट 20 वर्ष के लिए होता था। 20 वर्ष के लिए ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार प्राप्त कर दिया जाता था कि वहाँ पर व्यापार प्राप्त करते रहें। लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट था वहाँ पर अन्य जो व्यापारी थे उनको भी अधिकार प्राप्त होगा कि भारत में व्यापार कर सकते हैं। यहाँ तक आपने समझा था। तो उस व्यापार में जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसमें जो विधि नियम बने थे, उस विधि नियम के बाद 20 वर्ष तक जो शासन हुआ या यहाँ पर व्यापार हुआ उसकी समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। इसलिए अगला चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में आया। तो आइए चलते हैं इसका उद्देश्य क्या था, आखिर ये चार्टर एक्ट क्यों आया। तो इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करना और ब्रिटेन में मानव अधिकार, ब्रिटेन जो था जहां पर ब्रिटिश काउंसिल यानी सरकार चला रही थी, वहां पर मानव अधिकार, दास प्रथा उन्मूलन तथा मुक्त व्यापार तथा प्रेस की स्वतंत्रता जैसे सुधारों का प्रारंभ हो गया था। अब इन वहाँ जब प्रारंभ हो गया था, क्योंकि भारत में भी ब्रिटेन का देखा जाए तो शासन ही एक तरह से चल रहा था, तो यहाँ भी इन सुधारों का होना था, इसलिए भी ये एक्ट आया। तीसरी बात, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो उनकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसके सदस्य जो थे एक महान जो व्यक्ति लॉर्ड मैकाले, उनको जो है संचालक मंडल का सदस्य, वो संचालक मतलब एक ये हो गए, और दूसरे संचालक मंडल के सदस्य जेम्स मिल थे। ये बहुत ही महान समाज सुधारक थे और ये सुधारवादी नेता था। इनका भी प्रभाव वहाँ ब्रिटेन में अधिक था, तो इसका भी कारण एक बना कि अब सुधार किया जाए। अगली बात की जाए तो कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने का दबाव, कि यानी कंपनी का जो व्यापार है उसको नियंत्रित किया जाए, ये भी एक दबाव था, इसलिए ये चार्टर एक्ट 1833 में आया। तो आप बात समझ गए कि आखिर इस चार्टर एक्ट का आने का उद्देश्य क्या था, इस बातों को आपने समझा। अब हम बात करते हैं प्रावधान, यानी ये जो चार्टर एक्ट आया इसमें कौन कौन से प्रावधान रखे गए, कौन कौन सी बातें कही गई जो इस चार्टर एक्ट में हैं और जिनको आपको समझना है। तो पहली बात कहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर प्रशासनिक राजनीतिक संस्थाएं बनाई जाएं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1813 ईस्वी में ही, लेकिन प्रशासनिक व राजनीतिक संस्थाएं अलग से अब बनाई गई, एक प्रशासनिक एक राजनीतिक, यानी प्रशासन करने के लिए और राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग बांट दी गई। और दूसरी बात इसमें कही गई कि कंपनी का नाम, अब कंपनी का नाम बदल दिया गया, कंपनी का नाम बदलकर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया हुआ, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया हो इसका नाम रखा गया। इस प्रकार आप लोगों ने पहली बात को समझा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाओं को जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और दूसरी बात को आपने समझा कि कंपनी का नाम बदलकर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया रख दिया गया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बनती है यहाँ पर, उस बात को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल का गवर्नर, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी वो भारत का गवर्नर जनरल होगा पूरे भारत का, जहाँ पर भारत का शासन, जहाँ पर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, पूरे भारतीय क्षेत्र में जो गवर्नर, भारत बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो यानी पूछा जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम में बना, तो आप कहेंगे 1833 में। पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत का पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने, इस प्रकार ये बात कही गई।
और अगली बात करें तो बम्बई तथा मद्रास की परिषदों से विधि निर्माण की शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि इससे पहले के जो चार्टर एक्ट में थे बम्बई मद्रास की जो परिषदें थीं उनमें विधि निर्माण यानी नियम अपना बना सकती थी, ऐसी शक्तियां प्रदान की गई थीं। लेकिन अब इस चार्टर एक्ट के माध्यम से ये सारी शक्तियां वापस ले ली गई और ये केंद्रीय सत्ता में चली गई, यानी भारत के गवर्नर जनरल को शक्तियाँ प्राप्त हो गई कि वही जो विधि का निर्माण करेगा उसी को मानना होगा। यानी भारत में, पूरे भारत में जो है विधि का निर्माण ये जो भारत का गवर्नर जनरल के अधीन ही होगा। अब गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य के रूप में, तो यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके विधि सदस्य में के रूप में 3 सदस्य थे। अब एक सदस्य को और बढ़ाया गया, चौथे व्यक्ति का और वृद्धि हुई जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले को शामिल कर लिया गया। और लॉर्ड मैकाले बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, तो लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। चौथे व्यक्ति, तो ये भी कभी पूछा गया कौन से चौथे व्यक्ति में नियुक्त हुए, तो लॉर्ड मैकाले। अब विधि आयोग का गठन हुआ तथा कानून को संहिताबद्ध किया गया। अब मैकाले ने ऐसा किया कि विधि आयोग का गठन किया और कानून को संहिताबद्ध मतलब एक क्रम से जो भारत में लागू होते हैं उसको लिखित रूप से जो है बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार देखा जाए संहिताबद्ध इसको किया गया, कानून बनाओ संहिताबद्ध किया गया। अगली बात कही कि जो आपको हमने बताया था ब्रिटेन में जो है दास प्रथा जो चल रही थी वो वहाँ समाप्त हो रही थी। इस प्रकार भारत में भी, जो कि ब्रिटेन का ही शासन भारत में भी चल रहा था, इस प्रकार भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा कंपनी का कार्य 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और कंपनी का जो कार्य है कि आप यहाँ पर 20 वर्ष रहकर फिर व्यापार और शासन व्यवस्था को देखेंगे, ये कहा गया। तो आप समझ रहे हैं 20 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया, यानी 33 से 20 53 तक। फिर इस एक्ट में जो विधि बनी उसे अधिनियम कहा गया, यानी जो विधियाँ बनी थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा संहिताबद्ध, इनको क्या कर दिया गया, अधिनियम कहा गया। और धारा 87 जो इसमें बनी उसके तहत जात वर्ण वंश आदि जो थे उसके आधार पर सरकारी नौकरियों के चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। यानी धारा 87 के तहत कोई भी जात वर्ण वंश आदि में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई। तो इस प्रकार आपको फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक राजनीतिक संस्थाओं को अलग कर दिया गया, अलग बांट दी गई। कंपनी का नाम कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया रख दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। बम्बई मद्रास की जो परिषद थे उसके विधि निर्माण की शक्तियां को वापस ले लिया गया, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के पास शक्तियां प्राप्त हो गईं। और गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे व्यक्ति लॉर्ड मैकाले भी शामिल हुए। और विधि आयोग का गठन हुआ तथा नियमों का यानी कानून को संहिताबद्ध बनाया गया और इसमें दास प्रथा कानूनी घोषित को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 20 वर्ष तक कार्यकाल और बढ़ा दिया। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि दास प्रथा भारत में गैर कानूनी कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट से। इस एक्ट में जो विधि बनी उसे अधिनियम कहा गया और धारा 87 के तहत कोई भी जाति वंश मतलब और आधार होते उसके आधार पर कोई भी सरकारी नौकरियों के चयन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा इस अधिनियम का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन ब्रिटिश काउन के उपनय जैसे कार्य करने, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत में रहकर प्रशासन व्यापार जो भी करती थी वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन यानी ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके अधीन कार्य करने लगी। यानी कैसे, ये एक उपनिवेश की तरह कार्य करने लगी। ब्रिटिश कंपनी के वाणिज्यिक कार्य समाप्त कर दिए गए और प्रशासन मजबूत हो, यानी वाणिज्यिक कार्य जो व्यापार करती थी, जो कुछ वाणिज्यिक कार्य होते थे उनको समाप्त कर दिया गया और प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत में इनको जोर दिया गया। फिर हम बात करें तो आगे बात की कि भारतीय विधानमंडल की नींव 1837 ईस्वी में इंडियन पैनल कोड बनी। यानी आप ध्यान रखना कि लॉर्ड मैकाले ने जो विधान बनाए थे उसको संहिताबद्ध 1837 में इंडियन पैनल कोड बना। इस बात को जरूर ध्यान रखना, इंडियन पैनल कोड बनी और जो 1860 में आगे चलकर लागू हुई। इंडियन पैनल एक्ट क्या होता है, जो विधि यानी नियम कानून होते हैं उनके समूह होता है इंडियन पैनल एक्ट, वो 1860 में लागू हुई और 1837 में ये बनी थी। आगे चलते चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। अब ये सेंट हेलेना क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंट हेलेना नाम का एक द्वीप है
अब उस द्वीप भारत सरकार जो ब्रिटेन सरकार है वो कहीं एक जगह पर उपनिवेश नहीं बनाए है, तो सेंट हेलेना द्वीप पर भी किए, तो वहीं के विधान यहाँ लागू हुए, इसीलिए इसे हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। फिर है प्रादेशिक सरकारों में केंद्रीय नियंत्रण बढ़ गया, यानी प्रदेश की जो सरकारें थीं उन पर क्या होगा, केंद्र का ही नियंत्रण हो गया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो, यानी केंद्रीय नियंत्रण का प्रभाव अधिक बढ़ गया। इस प्रकार आपने चार्टर एक्ट 1833 को पूर्ण कर लिया। तो हम आपको बताते हैं कि इतिहास को समझ कर आप याद कर सकते हैं। सिर्फ आप याद करना चाहें तो इतिहास को याद नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम आपको इस तरह क्रमबद्ध तरीके से सारे नोट्स की भांति पढ़ा रहे हैं। ये आपको हम एंथोटिक बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी की बुक से हमने सारे डाटा को एकत्र किया है और ये बहुत एंथोटिक है। इसको आप नोट्स बनाएंगे ताकि आपके भविष्य में कोई भी प्रश्न नहीं गलत होंगे। अब चलते हैं चार्टर एक्ट 1853 की ओर। तो यानी आपको बताया गया था 20 वर्ष के लिए जो है व्यापार, 1833 में बात कही गई थी, 20 वर्ष के लिए व्यापार को बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार चार्टर एक्ट 1853 में आया 20 वर्ष बाद। अब इसका उद्देश्य क्या था कि ये जो है चार्टर एक्ट क्यों आया, तो इसकी बात करते उद्देश्य क्या था। तो इस प्रकार आपने जाना चार्टर एक्ट 1833 भारत में आया। इसका उद्देश्य क्या था, तो बंगाल, बम्बई, मद्रास के निवासियों ने भारतीय प्रशासन में परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र ब्रिटिश काउन को भेजा। यानी बंगाल, बम्बई, मद्रास की जो निवासी लोग थे उन्होंने ब्रिटिश काउन को पत्र भेजा कि आप जो विधि बनाए हैं उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेसिडेंसियों की सरकारों की ओर से संसद में भारतीय प्रशासन में परिवर्तन की मांग हुई। यानी जो प्रेसिडेंसियां थी वो भी जो चाह रही थी कि संसद में कुछ ऐसा विधान बने कि भारत में प्रशासन में कुछ परिवर्तन किया जाए। तीसरी बात ये हुई कि भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सिविल सेवा में शामिल हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग रखी गई। यानी भारतीय लोग भी चाहते थे कि ब्रिटिश जो सिविल सेवाएं होती हैं उनमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए, इसलिए क्या किया गया कि वो मांग रख रहे थे कि उनको भी शामिल किया जाए। तो ये कुछ उद्देश्य थे जिसके कारण ये 1853 का चार्टर एक्ट आया। अब ये चार्टर आया तो इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए। तो पहली बात कही गई प्रशासन व विधि को अलग कर दिया गया और विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना हुई। यानी प्रशासन के लिए और विधि यानी नियम को अलग कर दिया गया और विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यों की विधान परिषद की स्थापना की गई। दूसरी बात, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के तहत सदस्य विधान परिषद में शामिल हुए तथा बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का क्यों नियुक्त हुआ पृथक, क्योंकि भाई बंगाल का जो गवर्नर था वही बन गया भारत का गवर्नर जनरल और उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया तथा उसके कार्य भी बढ़ गए। तो उसके सहयोग के लिए ये कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बंगाल का नियुक्त होगा, उसके सहयोग के लिए ये अलग से नियुक्त होगा। इस प्रकार अगली बात कहेगी कि कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं से ही की जाने लगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस चार्टर एक्ट के तहत की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति होने लगी। तो ये नियुक्त होने लगी 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। फिर है ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को कभी भी समाप्त कर सकती थी, अतः जो 20 वर्षों का चार्टर एक्ट प्रावधान जो था वो समाप्त कर दिया गया। यानी जो चार्टर एक्ट हर 20 वर्ष बाद आता था उसको अब समाप्त कर दिया गया। अब ये चार्टर एक्ट जो होगा वो कभी भी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, इसका 20 वर्ष के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रह गया। अगली बात कहेगी कि निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर, यानी 24 संख्या थी उसको घटाकर 18 कर दी गई और उसमें से भी देखा जाए 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के होंगे। 6 सदस्य जो है ब्रिटेन क्राउन के होंगे, यानी ब्रिटेन क्राउन अपने हिसाब से उन पर नियंत्रण रखने हेतु 18 सदस्यों में 6 सदस्यों को अपने वहाँ से भेजा, ताकि जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सही रूप से नियंत्रण ब्रिटिश सरकार ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर नियंत्रण किया जा सके।
तो इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रकार नए प्रावधान जो 1833 में रखे गए, सबसे पहले प्रशासन विधि को अलग कर दिया गया और इसके लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का निर्माण हुआ और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के तहत सदस्य विधान परिषद में शामिल हुए और बंगाल के एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब क्षेत्र के जो आस पड़ोस के हैं उनको भी सदस्य यानी विधान परिषद में शामिल होने को अधिकार प्राप्त हो गया। कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं की जानी, जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। और ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में को कभी भी समाप्त किया जा सकता था, अर्थात 20 वर्षों का चार्टर प्रावधान समाप्त हो गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 24 सदस्य उनको घटाकर 18 कर दिया गया, जिसमें 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के होंगे ताकि अच्छी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। इस एक्ट के प्रभाव क्या पड़े, तो विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग हो गए, विधायिका और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए, यानी नियम अलग बनेंगे और प्रशासन ढांचा अलग हो गया, जैसा कि आजकल भारत में है। और भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत, यानी संसद के अधीन सारे अधिनियम बन गए, जैसे संसद में न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और जो शासन होता है उसी प्रकार व्यवस्था चालू हो गई। कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए ना होकर ब्रिटिश संसद के पूर्ण अधीन हो गया, यानी अब 20 वर्षों तक नहीं बढ़ेगा, जब चाहे तब उसको समाप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए ब्रिटिश क्राउन ही पूर्ण रूप से इस पर अधिकार, ब्रिटिश संसद के अधीन ही अधिकार भारत में चलने लगा। सर्वप्रथम क्षेत्रीय लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार इसमें मिला, यानी क्षेत्रीय जो भारतीय लोग थे उनको भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला शासन में। तथा यह चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके बाद कभी भी चार्टर एक्ट नहीं आए। और यहाँ पर इस प्रकार आपने चार्टर एक्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया। तो आपने ये सारा वीडियो देखा पूरा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और साथ में ही सारे नोट्स बना लेना ताकि आपको किसी भी प्रकार के कभी भी प्रश्न अगर जो पूछे जाए तो आपको समस्या ना हो। तो इसको आप समझ कर सारी बातों को हमने पॉइंट ऑफ नोट्स बनाए हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो इसको आप नोट कर लेंगे और समझ लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर लेना। धन्यवाद।